वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स एंड काफ़ी देर से ईपीएफओ के पेपर की डिस्कशन की बात कर रहे थे लेकिन वक्त नहीं मिल पाया, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है जिसकी वजह से ईपीएफओ का पेपर जो है वो डिस्कस नहीं हो पाया। लेकिन आज हम बिल्कुल डिटेल में ईपीएफओ का पेपर जो है हर एक क्वेश्चन जो है उसका डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जो इंग्लिश और रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन थे उसे हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके अलावा 80 से 90 क्वेश्चन जो हैं वो आपके जीएस के पोर्शन से आए हुए थे, आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पोर्शन से आए हुए थे, अकाउंटेंसी के पोर्शन से आ रखे थे एंड कंप्यूटर के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा जनरल साइंसेज में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए हुए थे। तो वो सारे क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, जल्दी करेंगे डिस्कशन क्योंकि काफ़ी लंबी जो है काफ़ी बड़ा पेपर था, 80 से 90 क्वेश्चन जो है। लेकिन जल्दी में हम कोशिश करेंगे 15-20 मिनट के अंदर जो है सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर दें। और ये वीडियो जो है वो आपको आपके आने वाले जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, चाहे वो जेके एसएसबी का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो या जेके पीएससी केएस का एग्ज़ाम हो या जेके पीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर भी आपको जो है ये आने वाली है। और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, फाइनेंस इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर में भी आपको काम आएगा क्योंकि अकाउंटेंसी का पोर्शन जो है यूपीएससी कैसी अकाउंटेंसी डालती है ये भी आपको आइडिया लग जाएगा यहाँ पर। और बाकी आपको यूपीएससी और दूसरे स्टेट पीसीएस के जो एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पर भी जो है ये पेपर डिस्कशन जो है वो काफ़ी काम आने वाली है। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए स्टार्ट करते हैं, सीधा क्वेश्चन पेपर के ऊपर चलते हैं। तो ये ईपीएफओ का पेपर है, आपको पता ही है ईपीएफओ का पेपर 5 सितंबर को जो है वो हेल्ड हुआ है। और सेट जो है ये ए है, तो जिसका भी सेट ए है वो बिल्कुल साथ में मैच करके हमारे साथ देख सकता है आपने कितने उसके क्वेश्चन जो है वो सही हैं या नहीं। बाकी जिनकी सीरीज़ जो है वो अलग थी, जिसका सेट बी सी और डी था, वो देख सकते हैं क्वेश्चन ऊपर नीचे होंगे लेकिन पेपर जो था वो सेम ही था। तो इंग्लिश और रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आपको पता है रिपीट नहीं होते। हम जीएस के क्वेश्चन, अकाउंटेंसी के क्वेश्चन, कंप्यूटर और जनरल साइंस के क्वेश्चन जो हैं उन्हें ही डिस्कस करेंगे जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल हो सके। तो पहले 20 क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो पहले 20 क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश के आ रखे थे, तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। और 20 के बाद जो अगले 5 क्वेश्चन हैं यानी 25 तक जो है वो मैथ के क्वेश्चन थे, तो 25 तक हम नहीं डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि आपको डेसिमल की बाइनरी नंबर दिया गया है, दैट इज़ 101110। आपको इस बाइनरी नंबर का डेसिमल नंबर बनाना था। तो आपको क्या करता है, जब भी बाइनरी से डेसिमल बनाना हो तो आपको राइट से लेफ़्ट की तरफ जितने भी नंबर आ रहे हैं उनके ऊपर आपको 2 के मल्टीपल से आपको वो नंबर लिखने पड़ते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो 1 से स्टार्ट कीजिए और 2 के मल्टीपल में लिखते जाइए। 0 के ऊपर 1, देन 2, 2 का मल्टीपल 4, 4 का मल्टीपल 8, 8 का मल्टीपल 16, 16 का मल्टीपल 32। उसके बाद क्या करना होता है, आपको जितने भी ज़ीरो हैं उनको भूल जाइए, जहाँ जहाँ 1 रहेगा 1 के ऊपर जितने भी नंबर रहेंगे उन सबको प्लस कर दीजिए। तो 1 के ऊपर देखोगे आप 32 ये है, 8 ये है, 4 ये है, 2 ये है, इन सबको जब आप प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 46। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर वो रहेगा 46, यानी इस नंबर की डेसिमल वैल्यू जो है वो 46 रहेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देखोगे तो 27 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक ऑपरेशन फॉर कन्वर्टिंग रॉ इनपुट डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। आपको एक उस प्रोसेस के बारे में बताना है जहाँ पर रॉ इनपुट डेटा जो रहता है कंप्यूटर में उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट तो किया जाता है लेकिन वो चीज़ सब कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म नहीं होती। तो इसका आंसर रहेगा स्विचिंग। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट आंसर्स देखते हैं, काफ़ी बड़ा पेपर है। तो इसका आंसर जो है वो स्विचिंग रहेगा। स्विचिंग जो है एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें रॉ इनपुट डेटा जो है उसे यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाता है और ये सब कंप्यूटर इसको परफॉर्म नहीं कर पाते, केवल कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर होते हैं जो कि इसको परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है ये अरिहंत की बुक में से आया गया क्वेश्चन है और जेकेएसएसबी में भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कंप्यूटर का। एंड क्वेश्चन है कि कौन सी मेमोरी है जो कि काफ़ी फास्ट होती है, जो कि एक्सट्रीमली फास्ट मेमोरी है और जो हाई स्पीड बफर की तरह काम करती है सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में। तो आंसर इसका बिल्कुल कैशे मेमोरी रहेगा। कैशे मेमोरी डी इज़ द राइट आंसर। हाई स्पीड मेमोरी रहती है और सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर की तरह काम करती है। ठीक है, उसके क्वेश्चन नंबर 29 की बात करोगे तो इजी क्वेश्चन आया था, आपको बताना था कि कौन सा इनमें से वेब ब्राउज़र नहीं है। ठीक है, वेब ब्राउज़र पूछा गया था कि वेब ब्राउज़र में से कौन सा नहीं है। तो अगर आप देखोगे इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक वेब ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउज़र है और गूगल क्रोम भी एक वेब ब्राउज़र है। तो आपका राइट आंसर रहेगा फेडोरा। ठीक है, फेडोरा जो है वो वेब ब्राउज़र नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 जो है बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। कंप्यूटर के लिहाज से देखें तो आपको बताना था 1 GB की वैल्यू कितनी रहती है। तो
बिल्कुल 1024 MB जो है वो 1 GB की वैल्यू रहती है। इजी क्वेश्चन था। इसके बाद कंप्यूटर के कुछ और क्वेश्चन भी आएंगे, आपको मिक्सअप देखेंगे, लेकिन जीएस की शुरुआत होती है। देन 31वां क्वेश्चन जीएस का आता है। यहाँ पर बताया गया है कि वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक अपीयरेंस आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1950। तो काफ़ी सारे बच्चों ने इसका चंपारण आंसर ज़रूर लिखा है, लेकिन चंपारण आंसर जो है इसका गलत होएगा। चंपारण इसलिए आता, अगर कहते कि गांधी जी अगर साउथ अफ्रीका से आने के बाद पहला मेजर प्रोटेस्ट उनका कहाँ पर रहा, तो ज़रूर चंपारण रहता, लेकिन यहाँ पर प्रोटेस्ट की बात नहीं हो रही। यहाँ पर सिर्फ इतना कहा गया कि साउथ अफ्रीका से आने के बाद उन्होंने पहली मेजर पब्लिक अपीयरेंस जो है वो कहाँ पर दी, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग गैदर थे। वहाँ पर कौन सी जगह थी जहाँ पर इन्होंने पहली मेजर पब्लिक अपीयरेंस दी है। प्रोटेस्ट का कोई जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले चंपारण में भी जाने से पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी बीएचयू में एक जो है एक लेक्चर दिया था गांधी जी ने, और ये चंपारण से पहले की पब्लिक गैदरिंग थी, और वहाँ पर ही उनकी फर्स्ट मेजर अपीयरेंस जो है वो हुई थी अफ्रीका से आने के बाद। ठीक है, तो चंपारण ही इसका आंसर रहेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दैट इज डी आंसर। तो देखिए ऑफिशियल आंसर किसकी नहीं आई है यूपीएससी की तरफ से, ये मैं आपको बता दूं, ये हमारी रिसर्च के मुताबिक ही जो है हम आपको बता रहे हैं। शायद एक दो क्वेश्चन हो भी सकते हैं जो आपके और हमारी रिसर्च में मैच ना भी करें, तो उसे मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, लेकिन जो हमारे रिसर्च के मुताबिक सही है हम आपको वही बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक बुक का नाम दिया गया है, बुक का नाम है गांधी एज महात्मा। तो इसके ऑथर का नाम जो है वो आपको बताना है कि गांधी एज महात्मा बुक जो है ये किसने लिखी है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो शाहिद आमीन रहेगा। शाहिद आमीन जी ने ये बुक लिखी है जिसका नाम था गांधी एज महात्मा। Who among the following, next 33 क्वेश्चन है, Who among the following was the president of Indian National Congress at the time of independence। बिल्कुल मेरा भी ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का उस वक्त में प्रेसिडेंट जो था वो कौन था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो रही है आज़ादी में, 1947 में जो उनकी आपको पता है उनका सालाना एक सेशन रहता था, तो उस टाइम जो सेशन होता 1947 में, तब जो है इनका इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट तब कौन था, तो बिल्कुल आचार्य जेपी कृपलानी जी जो थे वो तब जो है आज़ादी के टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 आता है कि ड्यूरिंग 1931 अंडर वूज लीडरशिप डिड द स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डिवेल्प इन गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार की जब बात होती है तो बिल्कुल आपको सहजानंद जो हैं वो काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहे हैं, और सहजानंद ने वहाँ पर जो किसान रहे हैं, जो फार्मर्स हैं, उनमें उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काफ़ी जो है प्रोटेस्ट भी किए हैं। तो बिहार में अगर किसानों को लेकर कोई बात आती है तो बिल्कुल इसका आंसर रहेगा सहजानंद। ठीक है, तो स्वामी सहजानंद जो हैं ये इसका ठीक है। गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में किसान सभा मूवमेंट जो है वो इन्हीं की लीडरशिप में चलाई गई थी 1931 के टाइम में। ठीक है, उसके बाद पीरपुर रिपोर्ट का जिक्र आया था कि पीरपुर रिपोर्ट जो है 1938 में काफ़ी सारी हमने रिपोर्टें पढ़ी हैं। आपको पता है जिन्ना की 29 पॉइंट के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा, नेहरू रिपोर्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन पीरपुर रिपोर्ट के बारे में शायद आपने ना भी पढ़ा हो। तो लेकिन 1938 में एक पीरपुर रिपोर्ट आई थी, और पीरपुर रिपोर्ट जो थी ये मुस्लिम लीग की तरफ से दी गई थी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग की तरफ से जो है पीरपुर रिपोर्ट है वो तैयार की गई थी 1938 में। ठीक है, उसके बाद एनजीटी की बात आती है कि फॉलोइंग फैक्ट्स पर्टेनिंग टू एनजीटी इज़ नॉट करेक्ट। तो एनजीटी के बारे में क्या गलत है ये आपको बताना है, यानी क्या सही नहीं है। तो एनजीटी के बारे में क्या गलत है वो आपको बताना है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनजीटी 2010 में जो है आता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। इन्वायरमेंट के जितने भी रिलेटेड केस हैं जो इन्वायरमेंट से छेड़खानी करते हैं उसे एनजीटी देखती है हाई कोर्ट से पहले जाने से पहले। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाए, किसी को एग्रीमेंट ना हो, यहाँ से वो ना माने, तो ज़रूर वो जो है जा सकते हैं हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट से पहले अगर कोई इन्वायरमेंट के रिलेटेड केस है तो उससे पहले एनजीटी में जाना पड़ता है। पर्पस जो है बिल्कुल इसका यही है कि एक्सपीडियस डिस्पोजल जो है केसेस के जो कि इन्वायरमेंट के रिलेटेड में, जैसे मैंने बताया, तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन थर्ड के पास जाओगे तो इट इज़ बाउंडेड बाय प्रोसीजर लेड डाउन अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, एनजीटी जो है वो सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो है काम नहीं करता। एनजीटी कौन से बेसिस पर काम करता है, वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। तो गलत आंसर कौन सा है, तो सी है, एनजीटी जो है वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के बेसिस पर काम नहीं करता, बल्कि वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर काम करता है। ठीक है,
उसके बाद 37 की बात करें तो आपको बताना है कि इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि कमेटी ऑन एस्टिमेट्स जो है उसका क्या मैंडेट है। तो बिल्कुल इसका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इट रिपोर्ट्स ऑन व्हाट इकोनॉमी इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म कंसिस्टेंसी विद पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट्स में बी अफेक्टेड। ठीक है, तो सारी एस्टिमेट्स वगैरह बताती है कितना जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए जितनी भी पॉलिसीज़ वगैरह बनानी है तो उसमें कितना एस्टिमेट होगा, ये सारा कुछ बताना जो है इस कमेटी का काम रहता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलोगे तो 38 क्वेश्चन जो है ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आ रखा था। तो 2020-21 में जीडीपी ग्रोथ जो है वो कितनी इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा प्रिडिक्ट की गई थी, ये क्वेश्चन जो है वो बताया गया है। ठीक है, सॉरी 2020-21 के मुताबिक 2021-22 में अब कितनी जो है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रहने वाली थी इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, ये आपको बताना था। तो इसका आंसर था 11%। तो 11% जो है वो अनुमान लगाया गया है, जिस हिसाब से पिछले साल हमने देखा काफ़ी निगेटिव ग्रोथ भी जो है 2 क्वार्टर्स में हमारी रही है भारत की, उस हिसाब से अभी जो हमारा चल रहा है साल 21-22 का जो हमारा इकोनॉमिक फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें 11% ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन देखते हैं अभी कितना हो पाता है। सॉरी, इसके बाद आपको नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आपको पता है नीति आयोग जो है उसका गठन किया गया है 2015 में, 2014 में, ये 15 में है, सॉरी डेट देख लीजिएगा, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। लेकिन आपको पूछा गया कि नीति आयोग जो बनाई गई है प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग बनाई गई है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो एब्रीवेशंस में से ये क्वेश्चन आया है, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नमामि गंगे प्रोग्राम जो चल रहा है, गंगा के प्रोटेक्शन के लिए चल रहा है, गंगा को रिजुविनेट करने के लिए जो प्रोग्राम चल रहा है नमामि गंगे, उसको उसके रिलेटेड आपको बताना है गलत चीज़, इस ऑप्शन में कौन सी चीज़ है जो कि गलत है, जो कि उसके रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नई मिनिस्ट्री बनाई गई थी, उसको ये मैंडेट दिया गया था कि वो इस प्रोग्राम को चलाएगी। उसके बाद ऑप्शन सी देखोगे तो जितने भी विलेजेस हैं गंगा के इर्द गिर्द उसको ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, ये भी इसका मकसद है। और डी ऑप्शन जो है, इट एम्स टू ट्रांसफॉर्म सम विलेजेस ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एज गंगा ग्राम। तो जो कुछ विलेजेस जो हैं गंगा के किनारे जो पड़ते हैं उन्हें गंगा ग्राम्स जो हैं, यानी गंगा के शहर, गंगा के गाँव जो हैं, ये भी बनाना है कुछ विलेज को, ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ऑप्शन बी जो है ये गलत आंसर है, इट प्राइमरली कवर विलेजेस इन स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार के तो विलेजेस जो हैं कवर करती है, लेकिन उड़ीसा में आपको पता है गंगा नहीं बहती। तो ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा में गंगा नहीं बहती, तो उड़ीसा अगर किसी ऑप्शन में है तो वो गंगा के रिलेटेड नहीं सही नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद साइंस के क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात की गई है, ह्यूमन फीमेल जो हैं उनमें से उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से कौन सा नहीं है, याद रखिएगा। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको पता है ये ओवरीज भी फीमेल्स में मौजूद हैं, ह्यूमन की बात करें ओविडक्ट भी मौजूद रहता है, सर्वैक्स भी जो है वो मौजूद रहता है। स्टेमन जो है ये फीमेल ह्यूमन का पार्ट नहीं है, आपको पता है ये फ्लावर्स का पार्ट रहता है स्टेमन, तो ये जो है गलत आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर से बॉटनी का क्वेश्चन जो है वो दिया गया है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन नहीं है इसमें से। ठीक है, तो कैन नॉट भी याद रखिएगा, यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिन्होंने एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ के शायद गलत आंसर कर दिया हो। तो यहाँ पर पूछा गया कैन नॉट बी कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो आपको पता है एम्फीबियंस जो हैं वो ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स जितने भी उन्हें एम्फीबियंस कहा जाता है, पानी में भी वो सर्वाइव कर जाते हैं और पानी ना भी मिलेगा तो सर्वाइव वो कर जाएंगे। तो रिकीशिया जो है ये भी ब्रायोफाइट है, फिनेरिया भी ब्रायोफाइट है, मार्केशिया भी ब्रायोफाइट है। मार्केशिया के बारे में तो आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा, जितने भी बीएससी के स्टूडेंट्स हैं जो साइंसेस में करते हैं उनको मार्केशिया तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया जाता है, मुझे पता है। ऑप्शन ए जो है स्पाइरोगायरा जो है ये ब्रायोफाइट्स नहीं है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या इसमें से नहीं होगा। डिफॉरेस्टेशन अगर करोगे, पेड़ काटोगे, तो कौन सी चीज़ है जो नहीं होगी इसमें से। तो अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो रेनफॉल जो है वो कम हो जाएगी, बिल्कुल आपको पता है। सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाएगा, ये भी सही चीज़ है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी की भी कमी हो जाएगी, ये भी ठीक है। और अगर ऑप्शन ए की बात करो तो ये बिल्कुल गलत कहा गया है, इंक्रीज ग्राउंड वाटर टेबल नहीं है, उल्टा ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो भी डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो ये गलत ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी साइंस में से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज़ मिसमैच पेयर इन ह्यूमन मेल। तो ह्यूमन मेल में किसका मिसमैच पेयर रहता है? तो बिल्कुल ह्यूमन मेल की बात हो रही है। फीमेल होता तो शायद ये आंसर नहीं रहता। ह्यूमन मेल में एक्स क्रोमोसोम का बिल्कुल मिक्स मैच रहता है। एक्स क्रोमोसोम के साथ आपको पता है मेल में अगर आप क्रोमोसोम की बात करोगे सेक्स क्रोमोसोम की, तो एक्स एंड वाई रहता है, तो मिस मैच रहता है। ठीक है, एक्स के साथ एक्स नहीं दिखेगा आपको। ह्यूमन फीमेल होते तो बिल्कुल उसमें एक्स के साथ आपको एक्स दिखता है, लेकिन ह्यूमन मेल में आपको एक्स के साथ वाई ही दिखता है। तो मिस मैच जो है वो आपके एक्स क्रोमोसोम का रहेगा ह्यूमन मेल में। उसके बाद क्वेश्चन आया है कि वर्ड वैक्सीन हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड। तो वैक्सीन जो है काफ़ी करंट अफेयर्स में रही है, तो इसलिए करंट अफेयर का ये भी क्वेश्चन देखना गया है। तो वैक्सीन जो है, एक क्वेश्चन तो यहाँ से है कि वैक्सीन जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव की गई है। तो वैक्सीन वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से आया है, जिसका मतलब जो है वो पूछा गया, यानी उस लैटिन वर्ड में लैटिन वर्ड का क्या मतलब है जिस लैटिन वर्ड से वैक्सीन वर्ड को लिया गया। ठीक है, तो एंटीबॉडी तो बिल्कुल बनाती है एंटीबॉडी ज़रूर वैक्सीन्स, लेकिन इसका लैटिन में जो वर्ड है उसका मतलब वैक्सीन, उसका मतलब एंटीबॉडी नहीं होता। इम्यूनिटी को भी बूस्ट करती है, लेकिन फिर भी इम्यूनिटी इसका आंसर नहीं है। ठीक है, गिनिया पिग जो है ये भी इसका आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर वो है काओ। ठीक है, ऑप्शन सी काओ इज़ द राइट आंसर। वैक्सीन वर्ड जिस लैटिन वर्ड से लिया गया है उसका मतलब रहता है काओ। काओ वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि जो पहली वैक्सीन बनाई गई थी, आपको पता है दुनिया की, वो काओ पॉक्स के रिलेटेड थी। तो काओ पॉक्स के लिए जो है पहली वैक्सीन दुनिया की बनाई गई थी, इसीलिए जो है इसका मतलब काओ से लिया गया है। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 जो है साइंस का क्वेश्चन है। साइंस इसमें बताना है आपको कि इमेज फॉर्मेशन बाय टू आइज ऑफ द पर्सन, इसके रिलेटेड जो स्टेटमेंट्स हैं कौन सी सही हैं। ठीक है, तो आंसर इसका डी रहेगा, ईच आई सी अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज, कि हमारी दोनों आंखें जो हैं वो बिल्कुल एक टाइम में एक जैसी इमेज नहीं देख पाती हैं। अगर आप राइट आंख को बंद करोगे, आपको लेफ्ट आंख से थोड़ा सा अलग इमेज दिखाई देगी, और जब लेफ्ट आंख बंद करोगे तो वही इमेज आपको राइट आंख से थोड़ी डिफरेंट दिखाई देगी जब आप एक एक आंख से देखोगे। तो इसलिए हमारी दोनों आंखें जो हैं वो स्लाइटली डिफरेंट देखती हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं कि कोई दिल्ली देख रही है तो दूसरी मुंबई को देखनी शुरू हो जाएगी। स्लाइटली एक डिफरेंस रहता है हमारी दोनों आंखों की जो इमेज देखने की कैपेसिटी है उसको लेकर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स रेंजेस बिटवीन। तो यहाँ पर माइक्रोवेव की वेवलेंथ के बारे में पूछा गया है कि माइक्रोवेव्स जो रहती हैं उसकी वेवलेंथ किन किन दो चीज़ों के बीच के रेंज की रहती है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन ए रहेगा इसका राइट आंसर। इंफ्रारेड वेव्स और रेडियो वेव्स के बीच की वेवलेंथ की रहती हैं हमारी माइक्रोवेव्स की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन एटम जो है उसका क्या साइज़ रहता है। तो हाइड्रोजन एटम जो है उसका साइज़ रहता है हमारा 10⁻10 मीटर। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम जो है उसका साइज़ रहता है 10⁻10 मीटर, 10⁻−10 मीटर। तो काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चन जो हैं, काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन जो है वो साइंसिस के मुझे देखने को मिले। बाकी पोर्शन मुझे कंपैरेटिवली जो देखें तो इजी लगे। साइंस के क्वेश्चन जो थे वो थोड़े से ट्रिकी से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट। तो फोर्स के रिलेटेड आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहेगा। पॉजिटिव फोर्स कैन बी बोथ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इन नेचर, कि पॉजिटिव फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। ये स्टेटमेंट इन चारों में से बिल्कुल सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 जो है वो है कि व्हेन अ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल इज केप्ट इन द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना में बी रियलाइज। तो जब एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो कौन सा फिनोमिना जो है वो वहाँ पर शो करता है। ठीक है, कौन सा फिनोमिना आपको देखने को तब मिलता है। राइट आंसर इसका रहेगा पोलराइजेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 51 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस व्हेन एडेड टू वाटर विल नॉट चेंज इट्स पीएच। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया होता कि कौन सा सब्सटेंस है जिसे जब आप पानी में ऐड करते हो तो वो उसकी पीएच में कोई भी बदलाव नहीं लाता। नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन आपके पास पड़ा है, मान लीजिए वाटर है या कोई भी सॉल्यूशन है, वाटर ही ले लीजिए, तो उसमें कोई भी आप दूसरा लिक्विड डालोगे तो पीएच उसकी बदल देगा, क्योंकि उसकी अपनी जो पीएच होगी उसकी पीएच और वाटर की पीएच मैच करेगी और वाटर की पीएच जो है वो बदलेगी। लेकिन आपको बताना है इसमें से कौन सा एक ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा सब्सटेंस है जिसको आप पानी में डाल दोगे तो उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। तो
जाहिर सी बात है वो सब्सटेंस कोई ऐसा सब्सटेंस होगा जो कि न्यूट्रल होगा। तो इसमें से ऑप्शन जो है वो है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड जो है इसका राइट आंसर रहेगा। वो न्यूट्रल रहता है, उसे पानी में डालिए तो पानी की pH चेंज नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 52 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन एडिंग टू वाटर विल नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। कौन सा सब्सटेंस है जिसे कि आप वाटर में डालते हो तो वाटर जो है फिर लाइट की बीम जो है उसे स्कैटर नहीं करता। इतनी पावर किस चीज़ की रहती है? तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी, दैट इज चाक पाउडर। तो चाक पाउडर को अगर आप पानी में डालोगे तो वो फिर वो पानी जो है वो लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस बाय मेटालिक जिंक। तो मेटालिक जिंक इनमें से किस चीज़ को रिड्यूस नहीं कर पाता। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिड्यूस बाय मेटालिक जिंक, इनमें से कौन सी चीज़ है जिसे मेटालिक जिंक जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाता। ऑप्शन रहता है इसका एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट माना जाता है, इसको मेटालिक जिंक जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाता। उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात आती है। तो देखिए प्रोटॉन की डिस्कवरी की अगर बात करें तो क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा कि ऑफिशियल आंसर इसका नहीं आया है, तो अगर आप एनसीईआरटीज़ की बुक पढ़ोगे तो आपको इसका आंसर जो है वहाँ पर वो गोल्डस्टीन दिया गया होगा। ठीक, वो गोल्डस्टीन जो है इसका आंसर आपको एनसीईआरटीज़ की बुक में दिया गया होगा। लेकिन आप बाकी जनरल नॉलेज की अगर बुक पढ़ोगे वहाँ पर आपको इसका आंसर जो है वो रदरफोर्ड जो है वो भी देखने को मिलेगा। काफ़ी सारी बुक्स हैं जहाँ पर रदरफोर्ड जो है वो दिया गया होता है। कोई भी आप सिंपल जनरल नॉलेज की बुक उठा लीजिए, वहाँ पर रदरफोर्ड आपको आंसर मिलेगा प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए। लेकिन एनसीईआरटीज़ जो है वहाँ पर गोल्डस्टेन जो है इसका आंसर है। और यूपीएससी हमेशा एनसीईआरटी की बुक से ही आपके आंसर्स को मैच करती है, तो हमारी तरफ से इसका आंसर जो है वो गोल्डस्टेन ही रहेगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 जो है केमिकल इक्वेशन दी गई है आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड है, देन आपको हाइड्रोजन डाइसल्फाइड है, सॉरी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है, इसकी कॉम्बिनेशन करके आपको बनाया गया है इथानॉल। ठीक है। अब क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल कैन बी ऑब्टेन बाय रिएक्टिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ मिलती है तो इथेनॉल बनाती है। और फिर आपसे पूछा गया कि अगर मान लीजिए आपके पास 2 मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड के हैं और 2 मॉलिक्यूल आपके पास हाइड्रोजन के हैं, तो उसमें से आप कितने इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स जो उन्हें प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो इसका आंसर 1 ही रहेगा। ट्रिकी क्वेश्चन था लेकिन इसका आंसर जो है वो 1 ही रहेगा, इसका आंसर 2 नहीं रहेगा। तो 1 इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट 56 पर जाओगे तो आपसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट मैच जो है वो आपको बताना है। ठीक है। सॉरी, जोनल रेलवे और उनके हेडक्वार्टर्स की मैचिंग जो है यहाँ पर की गई है, तो आपको बताना है विच वन इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो इनकरेक्ट कौन सा है यही पूछा गया है इन चारों मैचों में से। तो जहाँ तक आपको सॉरी ईस्टर्न कोलकाता जो है, सॉरी ईस्टर्न रेलवे जो है कलकत्ता में है, बिल्कुल सही आंसर है। वेस्टर्न जो है ये मुंबई में है, बिल्कुल सही है। नॉर्दर्न जो है वो दिल्ली में है, ये भी सही है। ऑप्शन ए जो है ये गलत है। सेंट्रल जो है ये नागपुर में नहीं है, सेंट्रल भी जो है इसका भी मुंबई में ही है। ठीक है। दोनों के सेंटर्स अलग अलग हैं यानी डिस्ट्रिक्ट्स अलग अलग रहेंगे, लेकिन स्टेट जो है वो दोनों की मुंबई ही है। ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है वो गलत मैच। ठीक है। उसके बाद है करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड इन 2021। तो इंडिया की जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी 2021 की, उसमें कौन सी देश की ट्राई सर्विस कंटिजेंट जो थी आर्मी की उसने पार्टिसिपेट किया था भारत की 2021 की जो रिपब्लिक डे परेड थी उसमें। ठीक है। तो आंसर रहेगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की ट्राई सर्विस कंटिजेंट जो है वो पार्टिसिपेट करने आई थी भारत की रिपब्लिक डे परेड में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिगर इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत का संविधान है, आपको पता है उसमें 8th शेड्यूल है, टोटल 12 शेड्यूल हैं। उसमें जो 8th शेड्यूल है उसमें लैंग्वेजेस जो है हमारी नेशनल लैंग्वेजेस उनका जिक्र किया गया है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी लैंग्वेजेस है जिसका उस 8th शेड्यूल में जिक्र नहीं है। तो डोगरी जो है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, मिथैली भी मिलेगी एंड संथली भी मिलेगी। आंसर इसका जो है वो भोटी। ठीक है। भोटी जो है वो यहाँ पर अभी आपको 8th शेड्यूल में इसको देखने को नहीं मिलेगी।
ठीक है। अब ऑपरेशंस की बात हो रही है तो रूटीन एक्सरसाइजेज हैं जिसमें ऑपरेशन गर्म हवा एंड सर्द हवा जो है, इस नाम के ऑपरेशंस जो हैं हमारी डिफेंस फोर्सेस के बीच में जो होते रहते हैं। तो ये कौन सी हमारी डिफेंस फोर्स है जो कि गर्म हवा और सर्द हवा नाम के ऑपरेशंस जो है वो रूटीन एक्सरसाइज में करवाती रहती है? तो आंसर इसका बीएसएफ रहेगा। तो बीएसएफ जो है वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो है ये ऑपरेशंस जो हैं रूटीन एक्सरसाइजेज हैं, यानी ड्रिल एक्सरसाइजेज रहती हैं अपनी तैयारी को देखने के लिए कि कैसी है बीएसएफ की तैयारी, अगर कल को वार छिड़ जाए तो कैसी उनकी तैयारी रहेगी। तो उसके लिए देखने के लिए गर्म हवा और सर्द हवा ऑपरेशन करवाते हैं बीएसएफ के नौजवान। क्वेश्चन नंबर 60 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी? तो स्वतंत्र पार्टी जो है ये हिस्ट्री का क्वेश्चन फिर से आपको देखने को मिलेगा। तो स्वतंत्र पार्टी के फाउंडर की बात की जा रही है तो सी राजगोपालचारी, जो कि हमारे भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, तो इन्होंने बनाई थी स्वतंत्र पार्टी। ठीक है। उसके बाद अगेन आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उसमें से आपको मैच द फॉलोइंग करना है। तो पहला जो है बिल्कुल सही मैच है। क्लोजर का मतलब रहता है, इंडस्ट्रीज़ की बात हो रही है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्लोजर का क्या मतलब होता है? तो परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसे कहते हैं क्लोजर। बिल्कुल सही मैच है। दूसरा वर्कमैन, ये भी अच्छा मैच है। वर्कमैन किसे कहते हैं? एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू स्किल्ड अनस्किल्ड और मैनुअल वर्कर, तो बिल्कुल उसे ही वर्कमैन कहते हैं। तीसरा जो है स्ट्राइक का मतलब पूछा गया, तो स्ट्राइक का मतलब यह है, ये टेम्परेरी क्लोजिंग डाउन ऑफ वर्क प्लेस नहीं होता। स्ट्राइक का मतलब रहता है सिजेशन ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय जो है कुछ देर के लिए जब खुद काम बंद कर देते हैं, आपको तो कोई भी डिमांड शिमांड रखनी होती है तो स्ट्राइक कर देते हैं, तो उसे कहते हैं स्ट्राइक। और लॉकआउट का मतलब होता है टेम्प्रेरी क्लोजिंग डाउन ऑफ वर्क। मैनेजमेंट जब खुद टेम्प्रेरी टाइम के लिए काम बंद कर दे, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम बंद करना पड़ा था, मजबूरी में जब बंद करना पड़ जाए तो लॉकआउट। और अगर कुछ एम्प्लॉय जो हैं वो बंद कर दें तो उसे कहते हैं स्ट्राइक। ठीक है। तो पहले का ए ही है, दूसरे का बी ही है, तीसरे का 4 है और चौथे का जो है वो 3 है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का जो एक्ट है उसके अंदर डेफिनेशन दी गई है एडोलिस्केंट्स की। एडोलिस्केंट्स की डेफिनेशन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत बतानी है आपको। देखिए, एडोलिस्केंट्स अगर आप नॉर्मल देखोगे डेफिनेशन ये होती है कि 14 साल से लेकर 18 साल के बीच का जो बच्चा या बच्ची रहती है उसे एडोलिस्केंट्स कहते हैं। लेकिन फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर जो है एडोलसेंट जो है वो 14 से 18 नहीं बल्कि 15 से 18 साल के बच्चे को माना जाता है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 जो है वो है कंट्रोल इंडस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्रीज लॉज की भी बीच में सिलेबस में जिक्र था, तो इसलिए 4-5 क्वेश्चन आपको इंडस्ट्री के रिलेटेड देखने को मिले थे। कंट्रोल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री रहती है जिसको कि यूनियन जो है वो कंट्रोल करती है और जिसे सेंट्रल एक्ट के तहत जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल ऑफ विच बाय यूनियन हैज़ बीन डिक्लेयर बाय एनी सेंट्रल एक्ट टू एक्सपीडाइट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। उसके बाद फिर से इंडस्ट्रीज़ का जो है वो क्वेश्चन आया कि ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए नॉर्मली कितने लोग होने चाहिए। ठीक है, ट्रेड यूनियन कोई भी बनानी है तो नॉर्मली आपको कितने बंदे चाहिए तो आप ट्रेड यूनियन शुरू कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको 7 बंदे चाहिए होते हैं ट्रेड यूनियन को बनाने के लिए। और कोई भी कोऑपरेटिव बनानी है, कोऑपरेटिव को हमने पढ़ा था कि कोऑपरेटिव बनानी है तो नॉर्मल आपको 10 लोगों की ज़रूरत रहती है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि ये भी इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर से ही आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट इज कंसिडर्ड एज ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंदर ट्रेड डिस्प्यूट किसको माना जाता है? तो तीनों को ही ट्रेड डिस्प्यूट माना जाता है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हो, नॉन एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड हो, या फिर कंडीशन ऑफ लेबर्स। ठीक है, तो आंसर सी रहेगा इसका। ठीक है, यहाँ पर ऑल ऑफ द वो जो है ज़्यादातर डी में दिया जाता है, लेकिन इस बार यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया गया है, तो इसकी भी गलती जो है वो मत कीजिएगा। उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन फिर से आगे हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर कौन सा इनमें से नहीं है जो कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करता है? तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ा है कि आपने। असेंबलर जो है ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर भी है, कंपाइलर भी है। तो आंसर रहेगा लिंकर। लिंकर जो है वो लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिवाइस ड्राइवर पर पूछा गया है। डिवाइस ड्राइवर्स जो रहते थे आउटपुट डिवाइसेस के, उनका क्या काम है? तो ऑप्शन इसका बिल्कुल डी रहेगा। काफ़ी जगह पर मैंने देखा सी आंसर को भी बताया गया, लेकिन हमारी रिसर्च के हिसाब से ये है कि डिवाइस ड्राइवर का यही काम होता है टू फैसिलिटेट अ यूज़र टू कम्युनिकेट विद आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर इज यूज टू कीप ट्रैक ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटिव। तो कौन सा ऐसा रजिस्टर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है कि नेक्स्ट जो आपको इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करनी है उसका एक किस्म से रिकॉर्ड जो है वो पहले से मेंटेन करके रखता है। इससे ये कौन सा रजिस्टर रहता है? तो इसका ऑप्शन सी आंसर रहेगा प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर जो है ये ऑलरेडी ये सेव करके रखता है कि नेक्स्ट जो आपको इंस्ट्रक्शन देनी है उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर काफ़ी नॉट के रिलेटेड बड़े क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ से कंप्यूटर का एक और क्वेश्चन था कि ऑडियो फॉर्मेट कौन सा नहीं है इनमें से। तो WAV भी जो है ऑडियो फॉर्मेट है, SFF भी ऑडियो फॉर्मेट है, और MPEG भी जो है ये एक ऑडियो फॉर्मेट रहता है। तो मिडी जो है ये ऑडियो फॉर्मेट नहीं रहता। ओके, ओ नेक्स्ट आते हैं 70, क्वेश्चन नंबर 70 के ऊपर अगर आप आओगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट अ सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट इज यूज्ड टू स्टोर 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कौन सी सीक्वेंशियल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है कंप्यूटर की रहती है जिसे कि सिर्फ 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन तक स्टोर करने के लिए रखा जाता है? तो बिल्कुल फ्लिप फ्लॉप जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आ गया है। 5 कंप्यूटर के क्वेश्चन के बाद एक और नया जो देखने को मिलेगा, दैट इज़ निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब पूछा गया सिंपल कि निर्गुण भक्ति होती क्या है। तो भक्ति मूवमेंट जब आप पढ़ेंगे तो 2 तरह की भक्तियाँ जो आपको दिखाई वहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी, दैट इज़ सरगुण एंड निर्गुण। सरगुण रहता था जो गॉड हमें दिखाई देता है उसकी भक्ति जो करते हैं वो सरगुण भगत रहते हैं, और निर्गुण भक्ति वो है जो फॉर्मलेस गॉड रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, हम उनकी सिर्फ इमेजिनेशन कर सकते हैं कि ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। फॉर्मलेस गॉड जो है, ठीक है, फॉर्मलेस गॉड की भक्ति जो है उसे निर्गुणा कहते हैं। दैट इज एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड वर्शिप। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म या फॉर्मलेस फॉर्म कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का अगेन आया है कि व्हेन व्हाट डिड आईने अकबरी सीक टू प्रमोट विद इन फ्रंटियर ऑफ मुगल स्टेट। तो आईने अकबरी जो है किताब आपको पता है कि लिखी गई है, अबू फजल की किताब है, और इसमें ये पूछा गया कि इसमें मुगल स्टेट के दौरान कैसी क्या चीज़ है जिसके बारे में इस बुक में लिखा गया है। तो इसमें बिल्कुल सोशल हार्मनी की बात की है। के टाइम जो है कैसे समाज में यूनिटी जो है उसको प्रमोट किया गया, भाईचारा प्रमोट किया गया, इसका काफ़ी सारा जिक्र है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि गांधी जी जो हैं उन्होंने अपना साल्ट सत्याग्रह जो था वो कहाँ से स्टार्ट किया? तो साबरमती आश्रम जो है इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी का जो सोशलिस्ट ग्रुप था उसका उसका हिस्सा कौन नहीं थे इसमें से? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं बिल्कुल इसका आंसर रहेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये सोशलिस्ट ग्रुप ऑफ जो पार्टी थी कांग्रेस की उसका हिस्सा नहीं थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 पर जब आप जाएंगे तो मैक्यूले की जो रिपोर्ट आई थी 1835 में, मैक्यूले मिनट्स के नाम से जानी जाती है, जब लैंग्वेज जब भारत में पढ़ाई की बात है कि एजुकेशन हमें अंग्रेज़ों को स्टार्ट करनी चाहिए, अंग्रेज़ों को इंग्लैंड से भी आ रहा है कि अब आपको सालाना जो है भारत की एजुकेशन पर पैसा खर्चना ही है। तो तब एक मेन प्रॉब्लम ये है कि अंग्रेज़ ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी लैंग्वेज में जो है इंडियंस को पढ़ाया जाए, क्या इंग्लिश में पढ़ाया जाए या हिंदी में पढ़ाया जाए या दूसरी जो उनकी मदर टंग है उनमें पढ़ाया जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्यूले को बुलाया गया था, और मैक्यूले ने जो है उसके बाद अपनी सजेशन दी थी। तो आपको बताना है उस मैक्यूले मिनट्स जो थी 1835 में उसमें क्या रिकमेंड नहीं था, ठीक है, उसमें से इसमें क्या नहीं बताया था। तो देखिए टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम ये बिल्कुल मैक्यूले ने बताया था। उसके बाद लिबरल लिटरल ट्रेनिंग होनी चाहिए ये भी मैक्यूले ने बताया था, एंड टीचिंग ऑफ वेस्टर्न टेक्स्ट अलोन एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, तो ये भी बिल्कुल सही था। इन्होंने ये भी कहा था कि सिर्फ वेस्टर्न टेक्स्ट पढ़ाइए, इंडिया के टेक्स्ट मत पढ़ाइए इनको। तो फोर्थ जो है ये है कि टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न ओरिएंटल टेक्स्ट, ये बिल्कुल नहीं कहा था। ठीक है, तो मैक्यूले ने ओरिएंटल टेक्स्ट की बात नहीं की थी। ओरिएंटल हो गए जो अपने भारत के अंदर के डोमेस्टिक थे, जो हिंदी में थे या दूसरे मदर लैंग्वेजेस में थे, तो ये सजेस्ट नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि इसके बारे में मत ही पढ़ाइए इनको। ठीक है,
उसके बाद अगेन करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया है कि कौन सी स्टेट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड बाय असम बाय प्रपोज ब्रिज बिटवीन धुबरी एंड फुलबरी। ठीक है, तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र रिवर जो है उसके ऊपर एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो कि धुबरी को फुलबरी से कनेक्ट करेगा, धुबरी से और धुबरी और फुलबरी के बीच में रहेगा। तो ये ब्रिज जो है असम को कौन सी स्टेट जो है किसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देगा ये ब्रिज, तो असम को मेघालय के साथ कनेक्ट कर देगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद रामसर साइट्स पे जो रामसर साइट पे क्वेश्चन आया था, तो इसको लेकर क्या क्वेश्चन था, रामसर साइट पर आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। इंडिया इज सिग्नेटरी टू रामसर कन्वेंशन, बिल्कुल सही है, इंडिया जो है सिग्नेटरी है रामसर कन्वेंशन के लिए। रामसर कन्वेंशन इज अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन, तो बिल्कुल रामसर जो है आपको पता है वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए है। एंड थर्ड है एट प्रेजेंट देयर आर 76 रामसर साइट्स इन इंडिया। यहाँ पर ट्विस्ट आता है क्योंकि मौजूदा अगर आप देखोगे तो इंडिया में जो है वो 46 रामसर साइट हैं, तो ये आंसर जो है वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन ए एंड बी। ओके, 1 एंड 2। उसके बाद स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, दैट इज़ एक आती है प्रधानमंत्री किसाई सिंचाई कृषि सिंचाई योजना जो है उसका कौन सा ऑब्जेक्टिव इनमें से नहीं है। तो कृषि सिंचाई योजना में किसी भी तरह की सब्सिडी जो है वो नहीं दी जाती। ठीक है, आपको डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट तो मिलती है, लेकिन कोई सब्सिडी जो है फर्टिलाइज़र को यूज़ करने की या हाई जाइल्ड वेराइटीज़ को यूज़ करने की सब्सिडीज़ जो है इसमें नहीं दी जाती। क्वेश्चन नंबर 79 है कि पहली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट जो है एशिया की वो कौन सी जगह पर बनी थी 1965 में, तो कांडला में बनी थी, गुजरात में, ये आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 80 जो है कि which one of the following name of the scheme is introduced by well targeted system of delivery of LPG customer। तो LPG जो है आपको पता लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसकी बेटर सर्विसेज डिलीवरी जो है वो लोगों तक पहुंच सके उसके लिए एक स्कीम का जो है शुरुआत की गई थी, उसे उस स्कीम का क्या नाम है, तो पहल स्कीम जो है ये बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसी के अंडर जो है सब्सिडीज़ जो हैं वो लोगों को दी जाती हैं महीने साल के 12 सिलेंडर्स के लिए। ठीक है, उसके बाद बीच में तो फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर। चल छोड़िए, मैथ के क्वेश्चन फिर से 5 आ गए हैं, इन्हें हम स्किप करेंगे फिर से। 85 को छोड़िए, यस। उसके बाद 86 पर आते हैं, ट्रायल बैलेंस अकाउंटेंसी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ट्रायल बैलेंस को लेकर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर रहेगा इट इज़ अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द वेरियस लेजर बैलेंस ऑफ एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट। तो इसमें जितने भी लेजर बैलेंसेज रहते हैं वो सारे जोड़कर ट्रायल बैलेंस में हम शो करते हैं। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस का और ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है जर्नल एंट्री को रिलेटेड है कि वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज डेबिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। आपको पता है कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो उसकी जर्नल एंट्री रहती है, एक डेबिट में आती है, क्रेडिट में आती है। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री बतानी है कि मान लीजिए कि मशीनरी को आपने इंस्टॉल किया और उसके लिए आपने वेजेस जो दी हैं उसको किस अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, तो आंसर इसका रहेगा मशीनरी अकाउंट। दो अकाउंट, एक जो डेबिट रहेगा, डेबिट आपका रहेगा वो होगा मशीनरी अकाउंट, एंड आपका क्रेडिट क्या होगा, दैट इज़ कैश अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा एंड डेबिट रहेगा मशीनरी अकाउंट। ठीक है, करंट लाइबिलिटी जो है वो कब देनी पड़ती है, आपको पता है करंट लाइबिलिटी वो है जो कि विद इन अ ईयर, यानी एक साल के अंदर अंदर जो लाइबिलिटी आपको देनी है वो है आपकी करंट लाइबिलिटी। तो ये एक इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 89 जो है वो एक ट्रू फॉल्स के रिलेटेड पूछा गया है कि इस टोटल साइड ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस आर सेम। तो क्या टोटल जो है रहता है डेबिट और क्रेडिट साइड का ट्रायल बैलेंस में क्या वो सेम रहता है या नहीं, तो बिल्कुल सेम रहेगा तभी तो ट्रायल बैलेंस सही होगा, गलत होगा तो ट्रायल बैलेंस जो है वो गलत ही होगा। इसका मतलब पीछे आपने कुछ गलती कर रखी है। तो अगर ट्रायल बैलेंस सही निकालना है तो आपका डेबिट और क्रेडिट साइड जो है हमेशा बराबर होनी चाहिए। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन थे, अकाउंटेंसी के उतने टफ क्वेश्चन नहीं आए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बुक इन विच ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस यूनिट आर रिकॉर्डेड। तो कोई भी ट्रांजैक्शन रहती है तो सबसे पहले जो है कौन सी बुक जो है जहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, तो सबसे पहले जो है वो जर्नल में किया जाता है रिकॉर्ड, देन आपके लेजर में रिकॉर्ड किया जाता है, कैश बुक जो है डिफरेंट रहती है, एंड उसके बाद लास्ट में बैलेंस शीट बनती है। क्वेश्चन नंबर 91 जो है अगेन
और भी अकाउंटेंसी के क्वेश्चन हैं इसके आगे देखने को मिलेंगे। अगेन फिर जीएस के क्वेश्चन जो है बीच में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो आपको पता है कि मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल सीधी अगर हम बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट जो लोग थे जो कि वायलेंस के थ्रू जो है भारत को आज़ाद कराना चाहते थे, उन्हें एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप कहा जाता था या मिलिटेंट नेशनलिस्ट भी कहा जाता था। तो इनमें से आपको बताना है कौन से मिलिटेंट नेशनलिस्ट नहीं थे, यानी एक्सट्रीमिस्ट नहीं थे बल्कि मॉडरेट थे, वो आंसर बताना है आपको। ठीक है, तो आपको पता है लाल पाल बाल, ये तो आपको पता है पहले से एक्सट्रीमिस्ट हैं, फेमस एक्सट्रीमिस्ट, तो लाला लाजपत राय तो इसका आंसर नहीं है। अश्विनी कुमार दत्त भी जो हैं ये एक्सट्रीमिस्ट थे। विष्णु शास्त्री चिप्पूलांकर जो हैं ये भी आपके एक्सट्रीमिस्ट थे। राइट आंसर इसका रहेगा कृष्ण कुमार मित्रा। तो कृष्ण कुमार मित्रा जो थे वो मॉडरेट फैक्शन से बिलोंग करते थे। विच ऑफ द नेक्स्ट है रायोट वाली सेटलमेंट को लेकर, रायोट वार एरियाज़ को लेकर आपको बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो रायोट वारी जो थी उसमें यही था कि लैंडस लेबरर्स जो थे उन्हें ज़मीन का ऑनर बना दिया गया था। तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा जो है कुछ अच्छे काम भी किए गए थे, जिसमें से ये एक था। उसके बाद है 1911 की बात हो रही है कि इन 1911 विच वन अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में सोशल सर्विस लीग नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1911 में, उसे किसने बनाया था। तो इसका आंसर रहेगा एन एम जोशी। बिल्कुल सही आंसर जो है इसका मार्क किया गया है। क्वेश्चन नंबर 94 पर जाओगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नो चेंजर ऑफ कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी में आपको पता है कि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हटाया गया उसके बाद कुछ लोगों ने ये कहा कि हमें पार्लियामेंट में जो है रहना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि पार्लियामेंट में नहीं रहना चाहिए, जो लेजिस्लेटिव थी उस टाइम में। तो जो चाहते थे कि वहाँ पर हम एंट्री लें, दैट इज़ नोन एज नो चेंजर, सॉरी प्रो चेंजर। और जो नहीं जाना चाहते थे उनका काम था नो चेंजर। तो आपको बताना है कांग्रेस पार्टी का कौन सा इसमें से हुआ है जो कि नो चेंजर नहीं था, जो कि प्रो चेंजर था। तो प्रो चेंजर में आपको पता ही है मोतीलाल नेहरू जो है फेमस थे, तो मोतीलाल नेहरू इसका राइट आंसर रहेगा। ये प्रो चेंजर थे, ये नो चेंजर में नहीं थे। उसके बाद कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था उसका कौन हिस्सा नहीं था। ठीक है, नॉट पूछा गया है फिर से, कैबिनेट मिशन का कौन सा हिस्सा नहीं था। तो पैट्रिक लॉरेंस जो थे वो हिस्सा थे, स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, लॉर्ड वेवल नहीं थे क्योंकि लॉर्ड वेवल खुद उस टाइम वाइसरॉय थे। क्वेश्चन नंबर 96 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट अगेंस्ट अ लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की 200 विकेटें लेने वाले पहले खिलाड़ी जो हैं वो कौन से बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट में, 200 खिलाड़ी। तो बिल्कुल हमारे भारतीय रविचंद्रन अश्विन जो हैं ये वो पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए जिन्होंने लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की 200 विकेटें ले ली हैं टेस्ट क्रिकेट। क्वेश्चन नंबर 97 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसएसोसिएट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन एज स्पीकर। तो आपको पता है कि जब भी कोई पार्टी जीतती है तो पार्लियामेंट में उसका उसी पार्टी का स्पीकर जो है लगभग वही इलेक्ट होकर आता है, और उसके बाद उस स्पीकर को पार्शियल नहीं रहना पड़ता, उसको एक इम्पार्शियल वे में काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग पार्टी से जुड़े रहते हैं जिसकी वजह से इम्पार्शियल काम नहीं कर पाते। लेकिन कुछ एग्जांपल्स हमारी ऐसी भी हैं जो कि जब स्पीकर बनी और उन्होंने अपनी पार्टी से बिल्कुल डिसोसिएट कर लिया, पार्लियामेंट से रेजिग्नेशन दे दिया था, इस्तीफ़ा दे दिया था ताकि वो अपना काम पार्शली जो इम्पार्शली वो कर सके। तो वो कौन सी लोकसभा मेंबर के बारे में बताया जा रहा है जो कि जब लोकसभा की स्पीकर बनी तो उन्होंने पार्टी से फॉर्मली जो है डिसोसिएट कर दिया था रिज़ाइन करके। तो आंसर रहेगा सी, दैट इज़ नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 आता है कि यूनेस्को जो है आपको पता है यूनेस्को ने 2000 में 21 फरवरी जो है उसे इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे के तौर पर जो है मनाने का सोचा था। तो ये प्रपोजल जो है यूएन में कौन सी कंट्री के द्वारा जो है ये भेजा गया था कि 21 फरवरी को आज के बाद आप इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे के दिन तौर पर मनाइए। तो ये प्रपोजल भी बांग्लादेश का था, तो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि डॉक्टर नगोजी ओंकोंजो जो हैं
वाज रिसेंटली सिलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो आपको पता है कि डब्ल्यूटीओ की पहली बार हिस्ट्री में है कि वीमेन डायरेक्टर जनरल जो हैं वो आई हैं, दैट इज़ उनका नाम है डॉक्टर नागोजी ओकोंजो। ठीक है, तो इन ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो ये है नाइजीरिया की, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वो क्वेश्चन नंबर 100 जो है वो है कि कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है ये भारत का कौन सी कंट्री के साथ जो है ये कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। तो भारत का ये प्रोजेक्ट चल रहा है म्यांमार के साथ। उसका क्वेश्चन नंबर 101 है कि विच इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी पेएबल टू द एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। तो ईपीएफओ का पेपर था, तो ईपीएफओ के रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ग्रेजुटी कितनी दी जाती है एम्प्लॉय को अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972 के। ठीक है, तो ये 10,000 थी, अभी 2018 तक अगर आप देखोगे तो ये 10,000 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर जो है वो 10 लाख थी 2018 तक, और अब इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। तो राइट आंसर अब आपके हिसाब से 20 लाख रहेगा। काफ़ी बच्चों ने 10,000 कर दिया है, क्योंकि अपडेट शायद उन्होंने नहीं पढ़ी, तो अपनी जगह पर वो भी सही थे, लेकिन अब अपडेट हो चुका है। उसके बाद है कि एक एम्प्लॉय जो है उसको एक पूरे वीक में अगर आप देखो तो फुल वीक में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आवर्स जो हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ आवर तक उससे काम करवाना लीगली माना जाता है, तो दैट इज़ 46 आवर। तो 1 दिन में 8 घंटे आप एम्प्लॉय से काम नहीं करा सकते, और हफ्ते में आप 48 घंटे से ज़्यादा नहीं करा सकते, संडे को छुट्टी रहती है। ओके, 6 8 जा 48। क्वेश्चन नंबर 103 है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड इन विच अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शेल रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ 1948। तो मिनिमम वेजेस एक्ट के 1948 के अंदर आज मान लीजिए जो वेज है किसी की, तो कितने साल के अंदर उसको रिव्यू करके या तो उसे बढ़ाना ही बढ़ाना है। ठीक है, काम तो नहीं कर सकते, बढ़ाना ही बढ़ाना है। तो कितने साल तक रिव्यू करके बढ़ाना ही पड़ता है गवर्नमेंट को, तो आंसर रहेगा 5 साल। तो 5 साल के अंदर अंदर आपको बढ़ानी ही पड़ती है, ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना को रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है कि सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो है आपको पता है कि डिपॉजिट करवाना पड़ता है कुछ, जब बच्ची जो है किसी के घर कोई लड़की पैदा होती है, तो 18 साल की उम्र तक जो है वो आप पैसे कुछ ग्रेचुटी अमाउंट जो है वो आप पे कीजिए, एंड उसके बाद जो है शादी के टाइम गवर्नमेंट जो है वो आपको एक अमाउंट जो है वो देती है। तो कितना अमाउंट जो रहता है सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर, जो कि आप 1 साल के अंदर सबमिट करवा सकते हो। ठीक है, तो वो है आंसर रहेगा 1.5 लाख। तो 1 साल में आप इस स्कीम के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा पैसा जो है वो नहीं जमा करवा सकते। उसके बाद नेक्स्ट जो है अटल पेंशन योजना के रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अटल पेंशन योजना का के लिए अगर आपको एलिजिबल रहना है तो मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम 18 साल के होने चाहिए आप, मैक्सिमम 40 साल के होने चाहिए, तभी आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज जो है आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 106 जो है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स, अगेन अकाउंटेंसी का क्वेश्चन आ गया है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो किस चीज़ से कौन से दिए गए ऑप्शन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब नज़र आता है। तो ऑप्शन बी है, दैट इज़ सेल में से जब आप COGS जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्स, ये जब आप माइनस करोगे सेल्स में से तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 107 है कि व्हाट इज़ द अंडरलाइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट सपोर्ट नो एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट बट प्रोविजन ऑफ ऑल द पॉसिबल लॉसेस। तो कौन से कंसेप्ट के तहत ये अकाउंटिंग में कहा जाता है कि प्रॉफिट चाहे आप रिकॉर्ड कीजिए ना कीजिए, लेकिन लॉसेस जो हैं उन्हें आप रिकॉर्ड करते ही रहिए। तो ये है कंजर्वेटिज्म। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म जो है ये इस प्रिंसिपल रहता है, जिसके अंदर कहते हैं कि प्रॉफिट अकाउंट करो ना करो अकाउंटिंग में भैया, लॉस ज़रूर में करो। क्वेश्चन नंबर 108 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, फिर से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की बात की, इज अप्लाइड बाय एन एंटिटी व्हेन इवेंट सच एज न्यू कॉम्पिटिटर एंटरिंग इन द मार्केट एंड रिफ्ट वैली बिटवीन प्रोडक्शन मार्केटिंग डिपार्टमेंट आर नॉट डिस्क्लोज इन द बुक ऑफ अकाउंट। तो सिंपली अगर आप कहो तो कौन सा कंसेप्ट है जिसके द्वारा ये कहा कि कोई भी कॉम्पिटिटर अगर आपका मार्केट में आ रहा है या फिर कोई रिफ्ट आ रही है इन दोनों के बीच, तो उसको मेयर नहीं करना है।
तो सिंपली है कि कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में, यानी कोई इंसान जो है उसको मेयर नहीं करना है आपको। ये कहता है हमारा मनी मेयरमेंट कंसेप्ट। तो मनी मेयरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि अकाउंटिंग में भैया सिर्फ उन चीज़ों को रिकॉर्ड कीजिए जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू है। कोई इंसान है, कोई जितना मर्जी अच्छे से काम कर रहा है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। पैसा बस देखिए कि पैसा कितना आया और पैसा कितना गया, बस यही रिकॉर्ड करना है। ये है मनी मेयरमेंट कंसेप्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 है, 109 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कौन सी फर्म जो है या कौन सी एंटिटी जो है प्रिपेयर करती है, दैट इज़ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये भी रहती हैं, ये करती हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को तैयार। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नहीं करती। बाकी ये जो तीन वाली हैं, ट्रेडिंग कंसर्न हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, या फिर जो कंपनीज़ जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हैं, ये करती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स कहते हैं, ये तैयार करती हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 110 जो है, वो भी बिल्कुल इजी आया था। इसमें पूछा गया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है ये किस तरह का अकाउंट है। तो ये एक नॉमिनल अकाउंट रहता है। ऑप्शन सी जो है इसका वो राइट आंसर रहेगा। उसके बाद फिर 5 क्वेश्चन जो है जीएस के थे। एक और बुक का नाम लिया गया था कि लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट नाम से बुक थी। ये किसकी बुक थी? तो ये दलाई लामा जी ने अभी दलाई लामा जी हैं, तिब्बत के, आपको पता है ये रहने वाले हैं, जो कि अभी भारत में ही मौजूदा रहते हैं। इन्होंने बुक लिखी थी द लिटिल बुक ऑफ एंगेजमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 112 की विच डे हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज पराक्रम दिवस। तो पराक्रम दिवस जो है कौन से दिन में, कौन से दिन को डिक्लेयर किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कि अब हर साल मनाया जाएगा। तो ये है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, जो भी हमारे भारत के जो जवान हैं उनकी रिस्पेक्ट में। उसके बाद है कि पेंटिंग का जिक्र किया गया था। एक पेंटिंग है, पेंटिंग का नाम क्या है? सैल्वेटर मुंडी। ठीक है, सैल्वेटर मुंडी नाम की पेंटिंग है, जो कि 16th सेंचुरी में आपको पता है ये बनाई गई थी। रिसेंटली जो है ये चोरी हो गई है, इसलिए जो है क्वेश्चन में आई हुई है। आपको बताना है कि ये चोरी हो चुकी है, लेकिन इसको रिकवर कर दिया है इटली से। ये जो है पकड़ी गई है, चोर भी पकड़ा गया है, पेंटिंग भी वापस मिल गई है। ये पेंटिंग जो है ये किसने बनाई है? तो ये बिल्कुल पेंटिंग जो है ये है लियोनार्डो दी विंसी जो है, इन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी, दैट इज़ साल्वाटर मुंडी। 114 क्वेश्चन अगेन करंट का क्वेश्चन है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है, यानी जहाँ कौन सी देश है जिनकी मिलिट्री पावर काफ़ी अच्छी है, उसकी रैंकिंग रहती है इस रिपोर्ट में, जिसे कहते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। इसमें जो है भारत की जो मिलिट्री है उसको कौन से रैंक पे रखा गया है? तो इसको जो है रैंक 4th पर रखा गया है, रैंक 4। ठीक है, पहले नंबर पर जो है वो चाइना की जो है फोर्स है, दूसरे पर यूएस है, एंड थर्ड जो है वो फ्रांस है, और चौथे नंबर पर आपको भारत की सेना मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 115 जो है वो है नाओमी ओसाका जो है, उन्होंने, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का जीत लिया है विमेन सिंगल्स में। उन्होंने किसको हराकर जो है ये जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 का? तो जेनिफर ब्रैडी जो है, इन्हें हराकर जो है नाओमी ओसाका ने इस बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ठीक है, उसके आगे ये 5 क्वेश्चन फिर से मैथ के हैं, और इसके साथ आपका ईपीएफओ का पेपर जो है वो अब कंप्लीट होता है। सारे क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं। देखिए अच्छे से, याद रखिए, आपको आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर ये कुछ ना कुछ काम आएंगे। ठीक है, तो बन रहेगा हमारे चैनल के साथ। आज की वीडियो में इतना ही, देखते रहिए एडवर्ड विंग्स।